नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। और इसे लाने का मुख्य उद्देश्य भी ये रहा है कि अक्सर अनेक मेरे दोस्तों के द्वारा कहा जाता है कि ये चीज़ हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता है और इससे दूर हटते हैं। तो हम आज प्रयास किए हैं लाइव वीडियोज़ के माध्यम से, लाइव वीडियोस ला करके हम प्रयास किए हैं कि उसे परिभाषित कर सके, जो विकास के सिद्धांत हैं उसे हम परिभाषित कर सकें। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि अक्सर हर शिक्षक पात्रता परीक्षा में इससे निश्चित रूप से प्रश्न होते हैं। और वो क्या है? जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें मुख्य रूप से 5 पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। और इस सिद्धांत को समझने के लिए 5 चीज़ जानना एकदम जरूरी है। वो सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन है? अनुकूलन, साम्य धारण, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना और मानसिक संरचना। तो हम इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे और हम जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझेंगे। तो आइए हम इन सब बातों को समझने के लिए चर्चा को प्रारंभ करें। आइए, आपको इंडिया जॉब अलर्ट पे जेटेट की तैयारी के लिए, सीटेट की तैयारी के लिए फिर से पुनः अभिनंदन है और स्वागत है। तो दोस्तों, आज खास करके हम इन बातों को लेकर के आपके बीच आए हैं कि आखिर जेटेट है क्या, सीटेट है क्या और इससे संबंधित सिलेबस क्या है और सिलेबस के अनुरूप किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, बहुत हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जो अक्सर बड़े बड़े सिटीज़ में रह करके जेटेट की तैयारी कर रहे। तो जेटेट की तैयारी अगर सिटी में रहकर कर रहे हैं और शहर में रह कर के कर रहे हैं, और सही बात है, स्टडी तो होनी चाहिए शहरों में रह कर के और बड़े बड़े संस्थान से जुड़ना चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जेटेट और सीटेट में वो विद्यार्थी सफल हो रहे हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? क्या रीज़न हो सकता है इसका कि ज़मीन से जुड़े हुए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो रहे हैं और जो सिर्फ किताबों से जुड़े हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसकी सफलता में दिक्कत हो रही है? तो देखिए, अगर इन परीक्षाओं को पास करना है, शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है, उसको निकालना है, तो ज़मीन से जुड़ना होगा। अब फिर बात आ गया कि ज़मीन से जुड़ना होगा। ज़मीन से जुड़ने मतलब क्या है? मतलब है व्यवहार में आना होगा। तो मैं इन बातों को आपके बीच क्यों लाना चाह रहा हूँ? क्या रीज़न है कि आज मैं एक नई बात को लेकर के आया हूँ? इसलिए आज मुझे ये बात कहना पड़ रहा है और हमें लगता है कि आपको इन बातों को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि मुझे एक घटना रिमेंबर हो रही है और उन बातों को मैं इसलिए रिमेंबर कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि आप इन बातों को जानें, क्योंकि इस परीक्षा की तैयारी में इन बातों को जानना अति आवश्यक है और इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आप अभी जो हैं सो देख रहे हैं, एक फ़ोटोज़ आपको दिखा रहे हैं। ये फ़ोटोज़ जो है वो एनसीईआरटी टीम की डायरेक्टर हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की, और इनका नाम है पवन सुधीर। आपको बता दें, ये पवन सुधीर रिटायर्ड हो चुकी हैं। इनका उम्र 65 क्रॉस कर चुका है। बट इनकी जो मेहनत है, इन्होंने जो मेहनत किया है पूरे भारत के बच्चों के लिए, जानते हैं इन्होंने किस प्रकार का मेहनत किया है? पूरे भारत के बच्चों के लिए कला समेकित अधिगम को लेकर के आए हैं। और इनके अथक प्रयास से कि बच्चों को कलात्मक स्टडी कैसे दिया जाए, बच्चे इन बातों को कैसे जाने, तो इनका रिसर्च इस पे है। तो ये हैं पवन सुधीर और एनसीईआरटी टीम जो नई दिल्ली की हैं। तो इन्होंने जब हम सबको ट्रेनिंग दिया एज ए मास्टर ट्रेनर, तो उन बातों को हम लोग सीखे कि आखिर व्यवहार में जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग बच्चों को अच्छा से स्टडी नहीं करा सकते हैं। और फिर से आपको बताते चले, जेटेट की जो परीक्षा होती है, सीटेट की जो परीक्षा होती है, इनका सारा फोकस जो होता है वो बच्चों के व्यवहार पे होता है, बच्चों के बचपन की क्रियाओं पर होता है। तो इसीलिए आज हम लेकर के आए हैं इन्हीं सब बातों को कि किस प्रकार से हम व्यवहार के साथ जुड़ें, व्यवहारिकता में हम बच्चों के साथ जुड़े। तो इसलिए बार बार हम करें कि आपको अगर जेटेट की परीक्षा पास करनी है, सीटेट की परीक्षा पास करनी है,
तो जो आप किताब में पढ़ते हैं ना, ये सिद्धांत है, जिन पियाजे जी का सिद्धांत है, कोहेलबर्ग जी का सिद्धांत है, तो बाल मनोविज्ञान का ये सिद्धांत है, तो उसको व्यवहारिकता में लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़ना होगा, बच्चों को जानना होगा। या आप अपने घर के बच्चों से जुड़ें, या अगर आस पड़ोस में जो बच्चे हैं उनसे जुड़ें, तब जाकर के आप देखिएगा कि वास्तव में जितने सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए आपको अगर जेट टेट की परीक्षा में अच्छा से मार्क्स लाना है, सीटेट की परीक्षा में बहुत अच्छा अंक लाना है, तो आपको व्यवहारिक होना होगा। और व्यवहारिक जब होइएगा तो हर सब्जेक्ट में, आज के डेट में देख लीजिए, आपका हर सब्जेक्ट में बाल मनोविज्ञान जोड़ दिया है भाई। कहाँ? सोशल साइंस में भी आपको बाल मनोविज्ञान जोड़ दिया है, मैथ में भी जोड़ दिया है, साइंस में भी जोड़ दिया है, हिंदी में भी जोड़ दिया है। तो इन सभी सब्जेक्ट में बाल मनोविज्ञान को जोड़ रहा है। अब देखिए, आप बाल मनोविज्ञान आधारित परीक्षा को पास करना चाह रहे हैं और आप हैं कहाँ? किताब से ही सिर्फ जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको सिर्फ किताब में रहने से इस परीक्षा को पास करने में सुविधा हो सकती है? बिल्कुल नहीं, आपको व्यवहार में एकदम आना ही होगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। तो व्यवहार में आने के लिए आपको हम प्रयास कर रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान को पूरा व्यवहारिकता से आपको जुड़ने के लिए हमने आज प्रयास किया है कि कुछ बच्चों का जो प्रैंक वीडियो है उसको हम लेकर के आए हैं और इसके माध्यम से हम जानेंगे सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, आप इस बात को जानिए, आप क्यों ना बच्चों से जुड़े, व्यवहार से, व्यवहारिकता से जुड़े। साथ ही साथ अरे भैया, कभी तो आप अपने बचपन को याद करें, एक बार आप अपने बचपन को याद करने की कोशिश करें। अभी तो भाग दौड़ में कि जेट की परीक्षा पास करना है, सीटेट पास करना है, जॉब पकड़ना है, अच्छा सा जॉब मिल जाए, तो ये बात सही है। पर भैया, अगर आपको अच्छा सा जॉब चाहिए, अच्छी से अच्छी नौकरी चाहिए, शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनने के लिए आपको बाल मनोविज्ञान का स्टडी करना है। बाल मनोविज्ञान का स्टडी करने के लिए आप किताब से अगर हटना चाह रहे हैं तो बच्चों को के बारे में जानना है। साथ ही साथ हो सके तो आप अपनी बचपन की ओर लौटे। क्यों ना आप याद करते हैं, याद है आपको वो दिन जब आप क्रिकेट खेला करते थे? जब आप क्रिकेट खेला करते थे तो आपके पास बल्ला नहीं हुआ करता था, हमारे पास भी बल्ला नहीं होता था। तो बल्ला हम लोग कैसे बनाते थे, रिमेंबर कीजिए। या तो बल्ला किसी लकड़ी का हम लोग निकालते थे, लकड़ी के माध्यम से उसको छील करके किसी तरह से बनाते थे बल्ला। या घर में जो हम लोग बैठते हैं जिस चीज़ पे, उसको हमारे क्षेत्रीय भाषा में पीढ़ा बोला जाता है। तो पीढ़ा पर लोग बैठते थे, तो उसको हम लोग घर में निकाल करके खेलना चालू कर देते थे गली मोहल्ला में। तो उस तरह से हम लोग ने अपना बचपन में हम लोग अपना माइंड लगा करके अपनी सोच विकसित करके बल्ला बनाना काम किया और फिर क्रिकेट भी खेलते थे। बताइए, फुटबॉल भी इसी तरह से होता था। बड़े बड़े लोग फुटबॉल खेलते थे, बचपन में रहते थे, बड़े को देखते थे खेलते हुए फुटबॉल। अपना क्या, फुटबॉल तो मिलता नहीं था। तो फुटबॉल खेलने के लिए हम लोग ने किस तरह की गतिविधि अपनाया, हमको तो पूरा याद है, आपको भी पूरा याद होगा। फुटबॉल खेलने के लिए आप क्या किए होंगे, या हमने जो किया वो बताते हैं कि या तो प्लास्टिक बांध लेते थे या कपड़ा बांध लेते थे, उन सभी को बांध करके गोल बना करके हम लोग फुटबॉल खेलते थे। तो ये क्या हुआ, हम लोगों ने वहाँ पर मानसिक रूप से अपने आप को तैयार किया और एक फुटबॉल बनाने का काम किया और वहाँ भी किए। वहीं देखिए, आपको वो दिन भी याद होगा जब आपके पास स्केच पेन नहीं रहते होंगे, कलर करने वाले पेन नहीं रहते होंगे, बहुत सारा हम लोग पास पेज नहीं रहता था। आज के डेट में जो सेंचुरी पेपर मिलता है, बड़ा बड़ा पेज मिलता है, उसमें लोग बहुत सारे फ़ोटोज़ बनाते हैं, लेकिन वो सभी चीज़ हमारे बचपन में नहीं थी। तो हम लोगों ने क्या किया, कभी नदी की ओर चले गए, बहुत सारा जो बालू का ढेर है या प्लेन ढेर है, आज के डेट में जो बरसात का मौसम चला है, सावन का महीना है, तो नदी में एकदम प्लेन बालू बिछा हुआ रहता है, उसमें हम लोग जाते थे, उंगली के माध्यम से हम लोग तरह तरह की चित्रों को बनाते थे और खूब इंजॉय करते थे। तो हम लोगों ने वहाँ पर चित्रकला को भी सीखा है। और देखिए, इसके आगे अगर हम चले तो आपको याद बहुत अच्छा से होगा। ये देखिए कि हम लोग जब किसी भी तरह से संगीत में अगर एंजॉय लेना चाहते थे, याद है वो दिन, अरे बचपन का उन दिनों को भी याद कीजिए। क्या कभी अगर संगीत के लिए किसी तरह से हम लोग किसी न किसी तरीके से आवाज़ निकालते थे, पत्तों के माध्यम से निकालते थे या ये बहुत तरह की चीज़ों से निकाल लेते थे। हमको भी एक दिन याद आता है कि अभी आम का दिन है और हम लोग आम खाते हैं तो उसको फेंक देते हैं बाहर।
अब बाहर फेंक देते हैं तो उन गुठलियों से जो आम का छोटा सा पौधा जन्म लेता है, और उन पौधे को जब जन्म ले लेते हैं तो हम लोग क्या करते थे कि उस पौधा को उखाड़ते थे और उसकी गुठली के अंदर का जो भाग होता है, गुठली दैट मीन्स बीज के अंदर का जो भाग होता है, उसको हम लोग निकालते थे और उसको इस तरह से सेटअप करते थे और उसमें आवाज़ लगाने के लिए उसको मुंह पे हल्का सा फूंक लगाते थे, तो बहुत अच्छी एक मेलोडी साउंड आता था। तो हम लोग इस तरह से संगीत का वाद्यंत्र तक बनाए हैं अपने बचपन में। तो यही सब तो है बाल मनोविज्ञान, यही तो चीज़ है कि बच्चा बचपन में क्या करता है। आप अपने बचपन को याद करें, अपने बचपन की क्रियाओं को याद करें, और जब आप उन दिनों को याद करेंगे तो बाल मनोविज्ञान आपको समझ में आने लगेगा। बाल मनोविज्ञान में आप अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं जब आप बच्चों को समझेंगे। तो दोस्तों ऐसा है कि इन सभी बातों को चर्चा करते करते ना आज हमें एक भारत की मशहूर अदाकारा, और नाम से हमें लगता है कि आप सब उससे एकदम परिचित हैं, डांस भी आप उनका देखे होंगे, बहुत ही फेमस अदाकारा हैं, पूरा भारत में वो छा गई हैं। वो अदाकारा का नाम जो है वो है सपना चौधरी। निश्चित रूप से आप इनके डांस से परिचित होंगे, इनके नृत्य को जरूर देखे होंगे, सराहे होंगे। तो उनके डांस का हमें एक गाना याद आ रहा है जिस पर वो अक्सर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किए हैं, वो है सुथरी से तू। तो यहाँ सुथरी से तू हम सिर्फ शब्द का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि भारत के जिस कोने में आप हों, जिस भी राज्य में हो, चाहे वो आपका बिहार हो, झारखंड, उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत के किसी भी राज्य के किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में आप शामिल होने वाले हैं, इवन आप सीटेट एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, तो जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो बोर्ड होती है ना, वो सच में आपसे ये उम्मीद रखती है कि आप बहुत अच्छा से एकदम साफ सुथरा नॉलेज रखते हैं। किसके बारे में? बच्चों के बारे में। आप बहुत अच्छा जानकारी रखते हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में, तो ये आपसे ये उम्मीद रखती है। और ये बोर्ड जो है ना बहुत साफ सुथरा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि बोर्ड भी जो है एकदम सुथरी से हैं, ठीक है। तो आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं। और प्रश्न जो रहेंगे, ऐसे प्रश्न रहेंगे आपके जेटेट और सीटेट और अन्य सभी स्टेट एग्जाम में कि वे इस तरह से आपके बारे में जानना चाहते हैं, वो इस तरह से जानना चाहेंगे कि आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं, आप एकदम व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। तो कोई भी टेट का एग्ज़ाम आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज की परीक्षा नहीं ले रहा है, आपके इस चीज़ की परीक्षा ले रहा है कि आप कितने व्यवहारिक हैं, आप कितने व्यवहारिक के साथ साथ कितने अनुभवी हैं, इसकी जानकारी लेता है। तो हम लोग को व्यवहारिकता सीखने के लिए कहीं न कहीं हमें ग्राउंड लेवल पे आना होगा। हमें ग्राउंड लेवल पे आने का मतलब क्या है? कहीं न कहीं हमें बच्चों से जुड़ना होगा। तो आज हम लोग बच्चों से जुड़ने का काम करेंगे, बच्चों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको इस बात को पूरा एकदम व्यवहारिकता से जोड़ने के लिए हम ये आपसे जोड़ना चाहते हैं, फिर हम आना चाहते हैं। उसे आप टफ ना समझिएगा, उसे बहुत मतलब कि ये ना समझिएगा कि ये इतना अब टफ होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। एकदम आपको जो है ना, तो इस बात को अगर समझ लीजिएगा कि ये एकदम आसानी से समझा जा सकता है। क्यों नहीं समझा जा सकता है? समझा जा सकता है। और आप लोग भली भांति परिचित होंगे, बिल्कुल इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, परंतु इसको आसान तरीके से हम लोग कैसे जान सकते हैं? एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, और आसानी से हम सैद्धांतिक बातों को भी जान सकते हैं। तो एक बहुत ही मशहूर नाम है, पूरी दुनिया के बहुत ही प्रमुख मनोवैज्ञानिक में से एक रहे हैं, और उनका नाम से आप परिचित हैं, जीन पियाजे। और जीन पियाजे जी जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। और जान लीजिए कि उनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ, और वो दुनिया से अगर गए तो इस दुनिया को अलविदा जब वो कहे, वो ईस्वी था 1980। तो जीन पियाजे जी एक उस समय के भी एक महान मनोवैज्ञानिक रहे, अल्फ्रेड बिने। तो उनके साथ बुद्धि परीक्षण पर कार्य कर रहे थे और रिसर्च कर रहे थे। तो उसी समय बालकों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवधारणा को उन्होंने प्रस्तुत किया। तो उनको इसके बारे में उस समय पता चला, और उन संज्ञानात्मक विकास पर उन्होंने क्या किया कि एक व्याख्यान दिया। तो उनके व्याख्यान को हम लोग जरूर समझेंगे, लेकिन उनके व्याख्यान को समझने के लिए हमें
बच्चों को समझना होगा और बच्चों को ही समझ करके हमको उनके व्याख्यान तक पहुंचना होगा। तो उन्होंने जो व्याख्यान दिया उसको सबसे पहले 2-4 शब्द जो आते हैं उनको समझना है। पहला चीज़ है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? तो अनुकूलन हम समझने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, बच्चों तक पहुंचने के लिए, देखिए कि अनुकूलन को समझने के लिए एक आप लाइव वीडियो देखें, इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा, जोर जोर से ताली बजा। क्या बात है, ताली बजा। देखिए, एक बच्चा को जब बोला जाता है ताली बजाने, मीठी ताली बजाने लगती है। आजा, हाथ ऊपर उठा, हाथ ऊपर उठा। देखो सबको हाथ उठा, ऊपर उठा, हाथ ऊपर उठा। देखो ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा। अच्छा, अब हाथ उठा, अब हाथ उठा। हाँ, सब बच्चा लोग अपना अपना नाक पकड़ो। नोज, नोज किधर है? नोज किधर है? नोज, 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 नोज किधर है? नोज, नोज। अरे देखो पकड़ ली। दोस्तों, अभी अभी आपने देखा इस वीडियो क्लिप में कि छोटे छोटे बच्चे एक जगह खेल रहे हैं, और जब एक जगह वो सभी बच्चे खेल रहे हैं तो एक जगह खेलने के क्रम में गौर किए होंगे आप कि एक नन्ही सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, और उसका पुकारू नाम मीठी है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि पियाजे जी, जैसा कि पियाजे जी अपने सिद्धांत के बारे में कहते हैं, अनुकूलन में कहते हैं कि बालक की जन्मजात जो है यह प्रवृत्ति है। कौन सी? अनुकूलन। तो आपने देखा कि एक नन्ही सी बच्ची को भाषा की उतनी समझ नहीं है, परंतु बच्चे जहाँ खेल रहे हैं उसके पास वो जाकर के खेल रही है। वह क्या कर रही है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल रही है। वो कहाँ गई? बच्चों के बीच गई और खेलने के लिए गई। साथ ही साथ उसको भाषा की उतनी समझ नहीं है, परंतु वो वातावरण के साथ वो अपने आप को अनुकूलित कर रही है। और फिर वहाँ गौर किए होंगे कि जैसे ही सभी बच्चों को बोला गया कि ताली बजाओ, जैसे ही सब बच्चों को बोला गया ताली बजा, तो वो नन्ही सी बच्ची जो मीठी है वो ताली बजाना प्रारंभ करती है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद फिर से ताली बजाने के लिए कहा जाता है, तो फिर से बिना देर किए हुए वह फिर से ताली बजाने की कोशिश करती है, जिसका मतलब है कि उसे पहले से पता है कि ताली बजा का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे ताली बजाना है। दैट मीन्स उसे ये पता है, पूर्व का ज्ञान उसके पास है कि हमके ताली बजाना ऐसे है। तो जिसका मतलब ये साफ सुथरा हो गया कि ताली इस तरह से बजाना है। जैसा कि पियाजे जी भी यहाँ कहते हैं कि वो बच्चे करते क्या हैं? अपने आप को वातावरण के अनुसार आत्म सत्कारण करते हैं, आत्म सत्करण करते हैं, अपने आप को वहाँ ढालते हैं। वहीं आप इस वीडियो में एक बात और देखे होंगे कि कुछ देर बाद बच्चों को यह बोला गया कि हाथ उठा करके इस तरह से ताली बजाइए। तो छोटी सी बच्ची जो है मीठी, वो करती क्या है कि वह भाषा की नहीं समझ होने के बावजूद थोड़ा सा वो देर करती है, लेकिन सब बच्चा को देखती है कि ताली बजा रहे हैं, तो वो सब बच्चों को देख करके वो भी हाथ उठा करके बजाने का प्रयास करती है। तो वहीं सभी बच्चे, जब बोला गया सभी बच्चों को कि नाक पकड़ो, ठीक है, तो नाक पकड़ो सभी बच्चों को बोला गया, तो वह छोटी सी बच्ची भी क्या कर रही है? सब बच्चा को देख करके अपना भी नाक ऐसे पकड़ रही है। दैट मीन्स पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार बच्चों का यह जन्मजात प्रवृत्ति है कि वह वातावरण से अनुकूलन करती है, वहाँ सामने जो दिखता है उसके अनुसार अनुकूलित होती है। तो इस तरह से एक नन्ही सी बच्ची में आप इस चीज़ को देखने का समझने का प्रयास करें कि किस तरह से वातावरण के साथ अनुकूलन एक छोटा सा बच्चा करना प्रारंभ करता है। तो दोस्तों देखिए कि इस प्रकार से जिन पियाजे जी अनुकूलन के बारे में यही चीज़ कहते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। क्या है ना कि बस समझना है, हम लोग को ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं देना है। हम लोग बच्चा का वीडियोस देखें, हो सकता है आपके घर में बच्चे होंगे, अगल बगल में बच्चे होंगे, तो उन पर भी आप स्टडी कीजिए ना, उनको दे के देखिए, उनको कुछ गाइडलाइन दे के देखिए। एकदम
आप सैद्धांतिक रूप से आप चाहे कोई भी सिद्धांत दिए हों मनोवैज्ञानिक, उससे कहीं ना कहीं वो रिलेट करेंगे। तो एकदम बहुत बोझिल नहीं बनना है। क्या है ना, बाल मनोविज्ञान को लोग एकदम बोझिल समझ रहता है कि अरे बड़ी टफ चीज़ है, ये है वो है, बहुत तरह का चीज़ पढ़ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप व्यवहारिकता से, जमीन से जुड़िए, बच्चों से जुड़िए, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। तो इसी चीज़ को आप जो वीडियोस देखें, और वीडियोस में जब बच्चों को देखें इस तरह से खेलते हुए, ताली बजाते हुए, नाक पकड़ते हुए, तो वो लोग ऑर्डर जिस तरह से दिया जा रहा था, किस तरह से वो काम कर रहे थे। तो पियाजे जी इन्हीं सब चीज़ों को किस तरह से सैद्धांतिक रूप से ढालते हैं कि बच्चों जो होते हैं, बालक जो होते हैं, वो वातावरण में सामंजस्य करने की जो इनकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है, उसे ही अनुकूलन कहा जाता है, जिसे पियाजे जी क्या करते हैं, दो भाग में बांटे हैं। पहला आत्म सत्करण, जिसमें बालक पूर्व में सीखी मानसिक प्रक्रिया का सहारा लेता है। आपने देखा कि जो मिठी नाम की बच्ची है, उसे ताली बजाने का हो पहले से आइडिया है, तभी जैसे बोला गया ताली बजा, वो ताली बजा रही है, जैसे बोला गया ताली बजा रही है। लेकिन दोबारा जब बोला गया हाथ उठा के बजा, तो थोड़ा सा वहाँ पर देर की, लेकिन और सभी बच्चों को देख करके वो भी हाथ खड़ा करके प्रयास की बजाने का। तो यही देखिए, तो दो भागों में पियाजे जी बांटते हैं, पहला आत्मसत्करण और दूसरा समायोजन। समायोजन क्या है, इस प्रक्रिया में बालक अपनी योजना और व्यवहार में परिवर्तन लाकर वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, वही चीज हो रहा है, बच्चों के बीच खेल रही है वो छोटी बच्ची, तो सब बच्चा नाक पकड़ रहा है, वो भी पकड़ रही है। तो यही है आत्मसत्करण और समायोजन। इसे जीन पियाजे जी अनुकूलन को दो भागों में बांटे हैं। दोस्तों, जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अगर हमको और अच्छे तरीके से समझना है, तो एक शब्द और आता है। हम लोग जब तक इन सभी शब्दों से परिचित नहीं होंगे, ठीक है, जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को समझने के लिए जो अभी हम लोग अनुकूलन पे चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद एक और शब्द आता है, वो है साम्य धारण। तो अगर हम लोग साम्य धारण पे चर्चा करेंगे, तो उसके पहले साम्य धारण शब्द को समझने के लिए हम आपको एक वीडियोज़ लेकर के आए हैं, और पहले इस वीडियोज़ को एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, और इसके बाद जो है सो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जीन पियाजे जी जो कहते हैं और वो सिद्धांत कहाँ से रिलेट होता है इन वीडियोज़ के माध्यम से। चश्मा कै ठो है? दो ठो। एक ठो है। नहीं, आपने चश्मा खोला था। अच्छा, ये बता, एक आदमी रहेगा, कै ठो चश्मा पहनेगा? दो ठो। अच्छा, ये बता, तू बहुत एक चीज बता दो, नाक मेरा कै ठो है? दो ठो। अच्छा, दो ठो छिद्र है ना नाक में। अच्छा, ये बता, एक आदमी दो चश्मा पहनेगा? तो एक आदमी जो है अच्छा, एक आदमी के कुर्सी पर बैठेगा, बताते नहीं? कैसे? कुर्सी में, एक कुर्सी को दूसरा कुर्सी में क्या करेगा? एक कुर्सी को दूसरा कुर्सी में घुसेड़ देगा। तो एक आदमी दो कुर्सी पर बैठ जाएगा। अरे, जैसा कि इस वीडियोस में आप सभी देखे होंगे, तो गौर किए होंगे, इस वीडियोस में मेरे द्वारा बच्चे के बीच एक समस्या लाया गया, एक प्रश्न खड़ा किया गया। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, जनरली सभी लोग, हम आप बच्चे तक जान रहे हैं कि एक व्यक्ति एक बार में एक ही चश्मा पहन सकता है। लेकिन मेरे द्वारा एक बार में दो चश्मा पहना गया, और यह समस्या उस बच्चे के पास लाया गया। हमारे द्वारा एक समस्या उस बच्चे के पास खड़ा किया गया। तो क्या समस्या खड़ा किए कि एक बार में दो चश्मा पहने रखे, जिसका वह अवलोकन करता है। बालक अवलोकन कर लिया कि सच में एक बार में दो चश्मा पहने हुए हैं, और उसने देख भी लिया कि एक चश्मा है, उसके अंदर भी एक चश्मा है, तो उसने इसको अवलोकन कर लिया, उसने देख लिया। फिर क्या होता है कि उसने वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल इस बात को स्वीकार कर लिया कि एक व्यक्ति एक बार में दो चश्मा पहन सकता है, क्योंकि बालक की यह प्रवृत्ति है कि वो जो देखता है उसको वो स्वीकार भी करता है कि ये चीज़ है, जो दिख रहा है उसको वो स्वीकार किया। फिर एक व्यक्ति एक बार में दो चश्मे पहन सकता है। तो इसी को रिलेट करके जब बच्चा से अगला प्रश्न किया जाता है, अगला प्रश्न क्या किया जाता है कि क्या एक व्यक्ति दो कुर्सी पे बैठ सकता है? तो देखिए, बालक ने अपने पूर्व के ज्ञान को वर्तमान की समस्या और वर्तमान की प्रश्न से रिलेट कर दिया। वो बोलता है हाँ बैठ सकता है। जब हमारे द्वारा यह पूछा जाता है कि कैसे बैठ सकता है,
तो उसने पूर्व का ज्ञान अभी क्या देखा कि एक चश्मा के ऊपर एक चश्मा लगा हुआ है। तो उसी तरह से उस बच्चे ने तुरंत से जवाब देता है, क्या जवाब देता है कि एक कुर्सी को दूसरे कुर्सी में घुसेड़ देंगे, उसके बाद जो है एक आदमी 2 कुर्सी पर बैठ सकता है। दैट मीन्स क्या हुआ, बालक ने पूर्व के ज्ञान को वर्तमान की समस्या से जोड़ करके अपने आप का आंसर करने के लिए तैयार किया। वहीं देखिए कि इस प्रकार से जब ये समस्या आया और उसके पास ये समाधान निकला, तो जीन पियाजे जी का जब सिद्धांत इस पे लागू होता है, जीन पियाजे जी इस पर क्या कहना चाहते हैं कि जब भी नई समस्या का सामना बालक करता है, तो नई समस्या का सामना करते हुए बालक जो है अपने पूर्व के ज्ञान और वर्तमान परिस्थिति के बीच अपने संज्ञान को हमेशा संतुलित रखता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जीन पियाजे जी के शब्दों में कि साम्य धारण क्या है, पूर्व ज्ञान और वर्तमान परिस्थितियों के बीच बालक संतुलन स्थापित करता है, जो उसे नई समस्या का सामना करते समय संतुलित रखता है, जिसे साम्य धारण कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इन सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छा से समझिए। एकदम इस वीडियो क्लिप को बस इसलिए लाए हैं कि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में और अच्छा तरीके से आपको हम इन सभी चीज़ों को बताएंगे और लाएंगे, क्योंकि NCERTs का भी कहना है, और हमें बहुत अच्छा से याद आता है कि जब NCERTs की टीम और जितने भी डायरेक्टर थे NCERTs की, जब हम सबको ट्रेनिंग दे रहे थे, मास्टर ट्रेनिंग के रूप में हम लोग को जब ट्रेनिंग दिया गया न्यू दिल्ली में, तो उन लोगों ने सच में प्रैक्टिकल वे करके बताया। हमें एकदम बिलीव नहीं होता है कि जो NCERTs टीम के डायरेक्टर रहते थे अपने अपने विभाग के, वो सभी जो है सो डांस के माध्यम से, कला के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से किसी न किसी बात को समझाने का प्रयास करते थे। तो हम इन सभी चीज़ों को लाएंगे, और फिर से है हम जो है आपके बीच अगले शब्द को समझने के लिए जो है हम एक नए वीडियोस को दिखाना चाहेंगे आपको। और पहले आप जो है इस वीडियोस को देखें और उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। अच्छा, इस शर्ट के रंग कौन चीज है, बता तुम। ये रंग कौन चीज है, ये रंग के नाम बताना है। रंग के नाम? हाँ चलो, नहीं जानती है, कोई बात नहीं, तुम बता। रेड है। कौन रंग है? रेड। अच्छा चलो, इसका रंग कौन चीज है, इसका ई वाला इसका गंजी का रंग कौन चीज है? कौन बताएगा? हाँ, इसका गंजी का रंग कौन है? येलो है। ताली बजा जी, ताली बजा, जोर से ताली बजा। अच्छा, ई गंजी का कौन सा रंग है? नीला। है? जामुनी कलर है। वाह जी, ताली बजा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो है हम खास करके एक शब्द जीन पियाजे जी का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो उसमें एक महत्वपूर्ण शब्द आएगा संज्ञानात्मक संरचना। तो संज्ञानात्मक संरचना जैसे शब्द को समझने के लिए हम इस वीडियो को लाए थे, और इस वीडियोस के माध्यम से हमने क्या देखा वीडियो में कि बच्चों का समूह है और उसमें कुछ शब्द के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे क्या पूछा गया, ये से एक एक वर्ड बोलें। सब बच्चों को पूछा गया ये से एक एक वर्ड बोलें, और जो बड़े बच्चे रहते हैं वो इसका आंसर पहले करते हैं। बड़े बच्चे इसका आंसर पहले करते हैं, जबकि छोटे बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर देने में थोड़ा सा देरी करते हैं। उन्हें भी जानकारी है ए के बारे में, वो जानते हैं, बट थोड़ी सी देर करते हैं। वहीं दूसरी बार सभी बच्चों को अपने अपने पहने हुए कपड़े का रंग पूछा गया, तो बड़े बच्चे इसमें पहले आंसर देते हैं और छोटे बच्चे थोड़ा सा उसमें समय लेते हैं। तो जबकि कलर से सभी बच्चे परिचित हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, थोड़ा समय लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है से हम लोग संज्ञानात्मक संरचना के बारे में हम लोग जाने कि ये चीज़ करता क्या है। संज्ञानात्मक संरचना, जो बालक का संज्ञानात्मक संरचना है, यही जो है बालक के मानसिक संगठन और क्षमता पर निर्भर करता है। और ये मानसिक संगठन और क्षमता जो है इस पर निर्भर करता है, और यही शब्द और यही चीज़, यही संरचना, यही संगठन क्या करता है, बच्चों को बड़े और छोटे से भिन्न करता है। तो एकदम आसान भाषा में, आसान तरीके से समझिए कि बच्चों को भिन्न कौन करता है। बच्चों को बड़ों और छोटों के बीच में अगर ऐसा प्रश्न आ गया क्वेश्चन में, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ दिया, सिद्धांत से एक आध क्वेश्चन रहबे करेगा, एकदम आसान भाषा में समझ लीजिए कि जो बड़े और छोटों के बीच में डिफरेंट करता है, तो जीन पियाजे जी के लैंग्वेज में, जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार वो चीज़ क्या है, बच्चों का संज्ञानात्मक संरचना, उसकी क्षमता।
तो इस प्रकार से संज्ञानात्मक संरचना को जीन पियाजे जी के शब्दों में क्या कहा जाएगा? उनके शब्दों में यही कहा जाएगा कि मानसिक संगठन और क्षमता को उसकी संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है, जिसके आधार पर बड़ी आयु वर्ग का बालक छोटी आयु वर्ग के बालक से भिन्न है। तो आइए इस प्रकार से हम लोग संज्ञानात्मक संरचना का बारे में अध्ययन किए और अगला वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं और उस वीडियोस को आप देखें। इसके माध्यम से हम एक नए शब्द मानसिक संक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो इस प्रकार से आगे आप इस वीडियो को देखें, मानसिक संक्रिया शब्द को हम लोग समझेंगे।